बच्चे, नालायक बच्चे, बेवकूफ़ बच्चे, ना पढ़ने वाले बच्चे और एक वीडियो से दूसरे वीडियो में जाने वाले बच्चे कृपया करके इस वीडियो को छोड़कर चले जाएं। और पढ़ने वाले बच्चे, प्रश्न बैंक रटने वाले बच्चे, मेहनत करने वाले बच्चे, दिन रात पढ़ने वाले बच्चे के लिए ये वीडियो विशेष है। तो यार जो ना पढ़ने वाला बच्चा अभी तक वीडियो में बचा है बोले तो बना है, तो उसके लिए यार मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि भाई अभी भी तुम्हारे पास टाइम बचा है यार। आपके पास क्या आ गया है, आपके पास आ गया है एमपी बोर्ड क्लास 10th का क्या आ गया है बच्चों, प्रश्न बैंक का आ गया है। आप लोगों को यार इसको इतना रटना है कि मैं क्या बताऊं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में फुल तैयारी करवा रहा हूँ प्रश्न बैंक की। ये 2021-22 का है, इसी वर्ष का है। किस वर्ष का है? इसी वर्ष का है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। तो बच्चों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये आप लोगों को ब्लूप्रिंट दी हुई है। और यार बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आप लोगों की इकाई 1 दी हुई है, इसको यार मैंने पूरा का 1 से लेकर बच्चों और किधर तक है देखिए, 1 से लेकर के पूरा का पूरा 38 तक यार 38 का 38 मैंने आप लोगों को करवा दिया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हुई है, तुरंत उधर से जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। ये जो आप लोगों का खाली स्थान दिया है इसको भी मैंने पूरा करवा दिया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। और यार जो आप लोगों का ये एक वाक्य में उत्तर दिया हुआ है इसको भी मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया है। यार जितना मैं आप लोगों को यूट्यूब में पढ़ाता हूँ ना, इतना अच्छा आपको कहीं कोई ना पढ़ाता होगा, ठीक है ना। और जो ये 70 दिया हुआ है इसको भी मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया है। और बच्चों जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जो बच्चे हमारे चैनल की वीडियो को रेगुलर देखते हैं, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा कि मैंने 1 से लेकर किधर तक बच्चों 5 तक का पूरा करवा दिया है। आज से हम किधर चलेंगे, 6 वाली वीडियो में चलेंगे, 6वां नंबर में चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ 6वां में क्या दिया हो। इसमें दिया हुआ है बच्चों कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने से क्या व्यंग निहित है। मतलब कि जो गोपियाँ होती हैं वो उद्धव को क्या कहती है, भाग्यवान कहती है। और किस लिए कहती हैं, इससे क्या व्यंग निहित है। तो चलिए बच्चों इसका उत्तर मैं आप लोगों को अपनी कॉपी में चल के बताता हूँ। सो यार जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अब हम आ गए हैं अपनी कॉपी में, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं कि गोपियों का उद्धव को भाग्यवान कहने से यह व्यंग निहित है कि वे अत्यंत भाग्यहीन है। कौन अत्यंत भाग्यहीन है बच्चों? उद्धव अत्यंत क्या है, भाग्यहीन है, ठीक है ना। क्योंकि प्रेम सौंदर्य और प्रेम के साकार रूप कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से अछूते रहे हैं। कौन अछूते रहे हैं? उद्धव रहे हैं, ठीक है ना। प्रेम का सुख आनंद नहीं मिल सका है। किसे नहीं मिल सका है? उद्धव को नहीं मिल सका है, ठीक है ना। तो आप लोग यार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके बाद हम चलते हैं दूसरे में, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन नंबर में, ठीक है। जैसा कि बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि अब हम लोग आ गए हैं अपने प्रश्न पर। तो बच्चों इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि सूरदास की काव्यगत विशेषताएं लिखिए, ठीक है ना। आप लोग कहाँ तक देख लीजिए, 9वां तक देख लीजिए। मैं आप लोगों को इसका आंसर सीधे डायरेक्ट कॉपी में ही बताने वाला हूँ। इसमें क्या बोला है, सूरदास जी की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। और क्या बोला है, सूरदास जी का भावपक्ष लिखते हुए 2 रचनाओं का नाम लिखिए, ठीक है ना। फिर बोला है कि महावीर का साहित्य में स्थान निर्धारित कीजिए, महावीर सूरदास जी का, ठीक है ना। तो बच्चों मैं आप लोगों का किन किन का, मैं आप लोगों को 7वां और 8वां का कॉपी में ले जाकर बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग आ गए हैं अपने कॉपी पर, ठीक है ना। तो इसमें देखिए पहले क्या बोला था, काव्यगत विशेषताएं। तो बच्चों आप लोगों की काव्यगत विशेषताएं क्या क्या हो जाएंगी, आपकी काव्यगत विशेषताएं पहली हो जाएगी भाव पक्ष और दूसरा क्या हो जाएगा, कला पक्ष, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगी, ये आप लोगों की काव्यगत विशेषताएं हो जाएगी। तो भाव पक्ष में सूरदास जी ने क्या किया है, ये भाव पक्ष बोले तो सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, ठीक है ना। इनके काव्यों में भावों का सागर लहराता रहा है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है, उनका बाल वर्णन मनोवैज्ञानिक है। चलिए मैं अब आप लोगों को इसको समझाता हूँ कि इसमें क्या बोला है। इसमें बोला है बच्चों कि सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, मतलब कि बहुत ही प्रभावी बोले तो भक्त हैं, ठीक है ना। इनके काव्यों में भावों का सागर लहराता है, इनके जो काव्य है इनके काव्यों में भावों का बिल्कुल सागर लहराता है, ठीक है ना। फिर सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, सम्राट यानी कि राजा कहा जाता है, ठीक है। फिर उनका बाल वर्णन मनोवैज्ञानिक है, उनका जो बाल वर्णन मतलब कि कृष्ण जी को बालक बनाकर वर्णन किया गया है वो मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। और फिर देखिए कला पक्ष, इसमें बोला है कला पक्ष में क्या बोला है कि सूरदास जी
अपने काव्यों में ब्रजभाषा का प्रयोग करते थे। सूरदास जी अपने काव्यों में किसका प्रयोग करते थे बच्चों? ब्रजभाषा का। इन्होंने उपमा, रूपक आदि अलंकारों का भी प्रयोग अपने काव्यों में किया है। बस सिंपल है बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से याद करिए। फिर इसके बाद बच्चों मैंने साथ में ही लिख दिया है, फिर इसमें बोला रहा क्या कि 2 रचनाएं। तो सूरदास जी की रचनाएं क्या क्या हो जाएंगी? एक रचना हो जाएगी बच्चों सूरसागर और दूसरा हो जाएगी क्या? साहित्य लहरी। ठीक है ना? आप लोग भी मेरी तरह लिख सकते हैं साथ में, और अगर आप लोग नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग प्रश्न के अनुसार अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो चलिए, अब 7वां 8वां तो मैंने आप लोगों का दोनों करवा दिया। तो बच्चों ये जो हो जाएंगे तो ये 7वां हो जाएगा, ये दोनों 7वें हो जाएंगे, और ये जो हो जाएगा बच्चों आप लोगों का रचना ये 8वां हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे में। तो बच्चों जैसा कि आप देखते हैं कि मैंने देखा है कि मैंने 7वां और 8वां करवा दिया है। ठीक है ना? अब हम किस में चलेंगे यार? अब हम चलेंगे 9वें में। 9वें में क्या बोला है कि महाकवि सूरदास का साहित्य में स्थान निर्धारित कीजिए। मतलब कि अब सूरदास जी का साहित्य में क्या स्थान है ये बताना है हमको। तो चलिए इसको भी मैं आप लोगों को अपनी कॉपी में बताता हूँ। तो देखिए कि अब आ गए हैं हम लोग अपनी कॉपी में। इसमें हमको क्या बताना रहा बच्चों? सूरदास जी का साहित्य में स्थान। तो इनका क्या हो जाएगा बच्चों साहित्य में स्थान? कि सूरदास जी हिंदी साहित्यकाश के सूर्य हैं। ठीक है ना? हिंदी में आपका महत्वपूर्ण तथा विशिष्ट स्थान है। अब समझिए आप लोग इसको कि इसमें बोला क्या है बच्चों। इसमें क्या बोला है कि इसमें बोला है बच्चों आप लोगों को कि सूरदास जी हिंदी साहित्य आकाश के सूर्य है। मतलब कि हिंदी साहित्य आकाश के सूर्य है। ठीक है ना? हिंदी साहित्य में आपका बोलते हैं। ठीक है ना? किसी भी कवि को इज्जत देकर आपका महत्वपूर्ण विशिष्ट स्थान है। ठीक है ना? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं 10वें की ओर। ठीक है ना? तो आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए चलते हैं 10वें की ओर। अब देखिए बच्चों हम आ गए हैं 10वें क्वेश्चन नंबर में। अब इसमें क्या बोला है बच्चों कि गोस्वामी तुलसीदास जी की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं लिखिए। मतलब कि बच्चों पहले 2 रचनाओं के नाम लिखिए और काव्यगत विशेषताएं भी लिखिए। ठीक है ना? तो चलिए मैं आप लोगों को इसका उत्तर भी किस में बताता हूँ बच्चों? अपने कॉपी में बताता हूँ। ठीक है? तो चलिए चलते हैं। तो बच्चों जैसे देख सकते हैं आप लोग ही कि हम लोग आ गए हैं अपनी कॉपी में। इसमें हमारा क्या क्वेश्चन रहा कि तुलसीदास जी की 2 रचनाएं बताना है और उनकी काव्यगत विशेषताएं बतानी है। ठीक है ना? तो बच्चों उनकी किनकी? सूरदास जी की 2 रचनाएं किस प्रकार से हो जाएंगी बच्चों? सूरदास जी की 2 रचनाएं हो जाएंगी रामचरितमानस और दोहावली। ठीक है ना? ये इनकी क्या हो जाएंगी? रचनाएं हो जाएंगी। अब बच्चों इनकी काव्यगत विशेषताएं क्या क्या हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या क्या है इनकी काव्यगत विशेषताएं। तो बच्चों इससे पहले मैं आप लोगों को ये बात जरूर बताना चाहूँगा कि काव्यगत विशेषताएं में क्या क्या भावपक्ष और कलापक्ष दोनों आते हैं। भावपक्ष और कलापक्ष दोनों आते हैं किसमें? काव्यगत विशेषताएं में। ठीक है ना? तो इनकी 2 काव्यगत विशेषताएं इस प्रकार से हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को पहले भावपक्ष समझाता हूँ। ठीक है ना? इसमें बोला है कि भक्ति को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानने वाले कविवर तुलसीदास जी तत्कालीन समाज में भक्त कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी माने गए। यानी कि समाज बोले तो ईश्वर प्राप्ति का मतलब भक्ति को किसको बच्चों? भक्ति को ईश्वर की प्राप्ति का साधन मानने वाले कविवर तुलसीदास जी बोले तो तत्कालीन समाज में भक्त कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी माने गए। ठीक है ना? इसके लिए उन्होंने काव्य शास्त्र को माध्यम बनाकर हिंदी साहित्य को श्रेष्ठ रचनाएं प्राप्त की। किसको माध्यम बनाकर बच्चों? काव्य शास्त्र को। किसको माध्यम बनाकर? काव्य शास्त्र को माध्यम बनाकर हिंदी साहित्य को श्रेष्ठ रचनाएं दी। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। फिर हम देखते हैं कलापक्ष। ठीक है ना? इसमें बच्चों क्या बोला है कलापक्ष में? इसमें बोला है कि आपकी भाषा। कलापक्ष में बच्चों भाषा बताया जाता है और भाव पक्ष में उन्होंने किस प्रकार अपने भावों को प्रकट किए ये बताया जाता है। मैं आप लोगों को यार पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ। ठीक है ना? आप लोगों को पेन कॉपी लेकर बैठना है। जो मैं आप लोगों को बताता हूँ तो ध्यान से आप लोगों को नोट करते जाना है। ठीक है ना? और कलापक्ष में क्या बोला है देखिए अब आप लोग कि आपकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। भाषा में अवधि एवं ब्रजभाषा के शब्दों के साथ साथ कहीं कहीं अरबी फारसी भाषा की लोकोक्तियों का प्रयोग भी मिलता है। मुख्य रूप से अवधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना? समझिए अब आप इसको। आपकी भाषा संस्कृत निष्ठ है मतलब कि सूरदास जी की भाषा कैसी है? संस्कृत निष्ठ है।
भाषा में अवधी एवं ब्रजभाषा के शब्दों के साथ साथ कहीं कहीं क्या क्या मिलता है बच्चों, कहीं कहीं अरबी फारसी भाषा की क्या मिलती है, लोकोक्ति मिलती है। ठीक है, और इनकी मुख्य रूप से कौन सी भाषा है बच्चों, अवधी इनकी मुख्य रूप से भाषा है। तो आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ये ले लीजिए आप लोगों का पूरे का, रुकिए, ये ले लीजिए बच्चों आप लोग पूरे का स्क्रीनशॉट। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए तो अब चलते हैं हम लोग किस में, ये हमारा कितना रहा, 10वां, अब 10वां 11वां बच्चों कौन कौन सा रहा ये हमारा, 10वां और 11वां, नहीं यार 10वां रहा, सॉरी। ठीक है ना, अब चलिए 11वें में चलते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं आप लोग कि 11वें में क्या बोला है, 11वें में बोला है कि गोस्वामी तुलसीदास के काव्य, बोले तो बच्चों सॉरी, गोस्वामी तुलसीदास के काव्य का भावपक्ष एवं साहित्य में स्थान लिखिए। ठीक है ना, तो बच्चों मैंने आप लोगों को भावपक्ष बता दिया है, बताया है ना। अब मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, भावपक्ष तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। अब बताऊंगा क्या, साहित्य में स्थान, क्या बताऊंगा बच्चों, साहित्य में स्थान सिर्फ और सिर्फ बताऊंगा। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं अब हम लोग फिर से। बच्चों इससे पहले यार मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग यार मेरे फ़ोन की बैटरी देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन की बैटरी सिर्फ और सिर्फ 6% बची है, ये आप लोग देख सकते हैं इधर पर। ठीक है ना, तो बच्चों इससे आगे का यार मैं 11वां से कहाँ कब बताऊँगा, कल बताऊँगा। ठीक है ना, नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। ठीक है, तो बच्चों इससे पहले यार अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए पूरा का पूरा ये हमारा एक सीरीज चल रहा है, तो मैं इसको आप लोगों को पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है ना, आप लोग यार सब्सक्राइब करने से क्या रहता है कि आप लोगों को नॉलेज मिलती रहती है कि मैं क्या रोज़ रोज़ वीडियो लाता हूँ। तो चलिए बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।